मैया के लाकर बग्गो और पापा के पैरों का मैं सपने नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड इस चैप्टर का वन शॉट लेक्चर। लिविंग वर्ल्ड इस फर्स्ट चैप्टर है हमारे पूरे एनसीईआरटी क्लास 11th का। इस चैप्टर का वन शॉट करने वाले हैं। ये ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा क्योंकि ये छोटा चैप्टर है, इसको थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पहले पेज पे से ही, ग्रीन बॉक्स में से, कि अर्नेस्ट मेयर के बारे में दिया गया। सर अर्नेस्ट मेयर, इनके बारे में ये दिया गया कि ये है द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। इन्हें द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा गया है, यानी उन्हें जैसे कि डार्विन यानी उनको उपाधि दी गई है कि वो 20th सेंचुरी के डार्विन है। बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1904 इन जर्मनी। 1904 5 जुलाई को उनका जन्म हुआ था जर्मनी में। टाइटल एज द अलेक्जेंडर अगस्टिस प्रोफेसर इन जूलॉजी बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यानी उनको हार्वर्ड में अलेक्जेंडर अगासिस ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर, यानी अलेक्जेंडर अगासिस नाम से एक वो थे, तो अलेक्जेंडर अगासिस उनके नाम से अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर इन जूलॉजी बाय हार्वर्ड। फिर उसके बाद उनका करियर कितना बड़ा था, 80 ईयर्स का करियर था पूरा सर का। सर मतलब अपने 20 साल की उम्र से 100 साल जिए थे, यानी वो कब गुजरे थे यहाँ देख लो आप। ये बाई द एज ऑफ 100 इन 2004, 80 साल निकाल लेने, 20 साल से वो करियर में वो इस कार्यरत थे इस काम में। उनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला था, यानी बाल्जान प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज और क्रॉफोर्ड प्राइज। क्या आपको पूछा जा सकता है कि अर्नेस्ट मेयर को कौन कौन से प्राइज मिले थे? बाल्जान प्राइज, क्रॉफोर्ड प्राइज और आपका बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज और क्रॉफोर्ड प्राइज। फिर उसके बाद अगला आता है ऑर्निथोलॉजी में उन्होंने काम किया, उन्होंने जूलॉजी में काम किया, उन्होंने इवोल्यूशन में काम किया, उन्होंने टैक्सोनॉमी में काम किया, सिस्टमैटिक्स और हिस्ट्री में काम किया और बायोलॉजी में काम किया। आज जो अपन यूज करते हैं बायोलॉजिकल स्पीशीज, उसका उन्होंने डेफिनेशन दिया। Currently accepted definition of biological species he pioneered। सर अर्नेस्ट मेयर कब से कब तक जिंदा थे? वो 1904 से लेके 2004 तक। ये था सर अर्नेस्ट मेयर के बारे में। पॉइंट समराइज कर लेते, क्या क्या था पॉइंट समराइज कि अर्नेस्ट मेयर सर जो थे वो थे डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। अर्नेस्ट मेयर सर डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी थी, बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1904। फिर उसके बाद टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर अगासिस ऑफ जूलॉजी बाय द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो काम करते थे। फिर 80 ईयर्स ऑफ करियर, यानी 20 साल से शुरू करके 100 साल तक आखिरी तक काम किया उन्होंने। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, दैट इज द बाल्कन इंटरनेशनल क्रॉफोर्ड प्राइज से उनको नवाजा गया था। फिर उसके बाद वर्क ऑफ ऑर्निथोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एवोल्यूशन, हिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्पीशीज का आज का चलने वाला अपन जो वापरते हैं वो डेफिनेशन सर ने दिया गया था। ऐसे थे हमारे सर आपके अर्नेस्ट मेयर। चलिए जी, शुरुआत अगला हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्हाट इज अ लिविंग, चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड का अब हम लोग सही तरह से शुरुआत कर रहे हैं विद द टॉपिक ऑफ व्हाट इज अ लिविंग। क्या होता है एक लिविंग? What is a living? Living organism is the one which can show growth, reproduction, metabolism and consciousness. Growth, reproduction, metabolism and consciousness, ये 4 गुणों को दिखाने वाले लोगों को जनों को हम लोग लिविंग कहते हैं। कोई ग्रोथ नहीं दिखाता, कोई रिप्रोडक्शन नहीं दिखाता तो वो नॉन लिविंग रहता है। कोई मेटाबॉलिज्म नहीं दिखाता, वो कोई कॉन्शियसनेस नहीं दिखाता, वो नॉन लिविंग रहता है। अब डिफाइनिंग फीचर और नॉन डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से? क्योंकि देखिए कॉन्शियसनेस तो हर कोई भी दिखा सकता है, ग्रोथ हर कॉन्शियस से हर कोई नहीं दिखा सकता, ग्रोथ कोई भी दिखा सकता है। ग्रोथ आपका हेयर्स भी दिखा सकते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हेयर्स आपकी लिविंग है। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन जो रहते हैं, सब ऑर्गेनिज्म इनफर्टाइल रहते हैं। फिर सब ऑर्गेनिज्म ग्रोथ दिखाते भी नहीं है, कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ दिखाते हैं, ठीक है ना जी। तो इस तरह से तो डिफाइनिंग फीचर क्या क्या है इसमें? डिफाइनिंग फीचर इनके रहेंगे कॉन्शियसनेस, द एबिलिटी टू सी, सेंस एंड सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू इट। द एबिलिटी टू सी, सेंस द सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू इट इज नोन एज कॉन्शियसनेस, यानी अपने अतिभवती को अपने अतिभवती देखना, आजू बाजू आप देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, आप चीज़ों को सुन सकते हैं, और इन सब चीज़ों को सुनी, देखी और महसूस करी चीज़ों को आप रिस्पॉन्ड दे सकते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, उसको आप कॉन्शियसनेस कहते हैं, ठीक है ना जी। यानी जागरूक होना, जागरूकता आपके अंदर की, ठीक है ना जी। और अगला आता है आपका मेटाबॉलिज्म यानी द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल प्रोसेसेस दैट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ओके, चलिए नॉन डिफाइनिंग फीचर्स की बात करते हैं। इसके लिए ट्रिक है नजर, यानी नॉन डिफाइनिंग में न, यानी नॉन डिफाइनिंग का न, ज का ग्रोथ का ज,
और ग्र का रिप्रोडक्शन का र यानी ग्रोथ। सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ वेयर एज रिप्रोडक्शन में सम ऑर्गेनिजम्स आर इनफर्टाइल, जैसे कि वर्कर बी, म्यूल, इनफर्टाइल म्यूल, फिर इनफर्टाइल ह्यूमन, म्यूल, ये क्या रहते हैं, ये आपके मेल में ये सब आपके क्या रहते हैं, इनफर्टाइल रहते हैं, ये अपने आपकी प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हमने डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर को भी देख लिया है। समराइज कर लेते हैं स्लाइड को कि हमने देखा कि कौन से लोग लिविंग रहते हैं जो कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से, कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म। कॉन्शियसनेस क्या रहता है, इट इज द एबिलिटी टू सी, सेंस अराउंड, सी hear, sense and respond to the surrounding is known as the consciousness। and आपका ये क्या रहता है, मेटाबॉलिज्म, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल प्रोसेसेस इन आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। फिर उसके बाद आता है नॉन डिफाइनिंग फीचर की बात करें। नॉन डिफाइनिंग फीचर की अगर हम बात करें तो उसमें ट्रिक क्या है, न ज र, न यानी नॉन डिफाइनिंग, ज यानी ग्रोथ, र यानी आपका रिप्रोडक्शन, सम ऑल्सो मतलब नहीं क्या बोला था मैं, हाँ, कुछ रहते हैं जो ग्रोथ नहीं दिखाते हैं, कुछ रहते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते हैं। चलिए अगले स्लाइड की तरफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। ग्रोथ या रिप्रोडक्शन क्या रहता है। ग्रोथ इज अ नॉन डिफाइनिंग स्लाइड, हाँ, ग्रोथ क्या रहती है, इट इज अ नॉन डिफाइनिंग फीचर। ये हमने देखा ये एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। इट इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ मास, दैट इज टू इन कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज इंक्रीज इन नंबर एंड मास, यानी किसी चीज का ताकि तादाद बढ़ना और उसका वजन बढ़ना, ठीक है ना जी। नंबर, ग्रोथ प्लांट में थ्रू आउट और एनिमल में इट एट अ सर्टेन एज, ठीक है ना जी। ग्रोथ inside is a defining factor whereas growth outside is a non defining factor। आपको पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, आपको उल्लू बनाया जा सकता है कि भैया आप ग्रोथ इनसाइड इज, ये 3 शब्द दे देंगे और आपको क्या बोलेंगे, नॉन डिफाइनिंग, डिफाइनिंग, बोथ नॉन डिफाइनिंग एंड डिफाइनिंग नन ऑफ दिस। तो इसमें आपको क्या, आप क्या करेंगे, हड़बड़ाहट में कर देंगे, ग्रोथ इनसाइड नहीं पढ़ेंगे, ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग करके आ जाएंगे। वैसा नहीं, ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग, ग्रोथ इनसाइड इज डिफाइनिंग फीचर। आप खुद ही सोचिए कि भाई अगर हमारे सेल्स की ग्रोथ नहीं हो रही है, हमारे सेल्स आपके समझ लीजिए आपके अंदर के सेल्स मर गए और उनको रिप्लेस होने के लिए उनकी सेल्स की ग्रोथ नहीं हो रही है, वो सेल्स आपके नए बने सेल्स आपके ग्रो नहीं हो रहे, तो आपके पूरी बॉडी का जो तंत्र है वो सारा बिगड़ जाएगा। इसीलिए ग्रोथ इनसाइड इज डिफाइनिंग बट आउटसाइड इस इज नॉट डिफाइनिंग फीचर, ठीक है ना जी। अब अगला जो तीसरा पॉइंट था, सेकंड लास्ट पॉइंट, वो क्या था, प्लांट में तो ग्रोथ इज थ्रू आउट, यानी प्लांट जो रहता है अखे अपने जीवन तक उसमें ग्रोथ होती है। पत्ते झड़ते हैं, पत्ते आते हैं, फूल झड़ते, फूल आते, फल टूटते, फल आते हैं। पेड़ का साइज दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, परंतु ह्यूमन बींग्स की सर्टेन एज के बाद ना उनकी हाइट बढ़ती है ना हाँ, भले ही उनकी एजिंग होती है, ठीक है ना जी। तो एजिंग होना, वो ग्रो नहीं करते, वो ग्रो सर्टेन एज तक करते हैं। फिर उनके अंदर की छोटी छोटी चीज ग्रो होंगी, जैसे नेल्स ग्रो होना, हेयर्स ग्रो होना, ये सब बाकी बॉडी हेयर्स ग्रो होना एक्सेट्रा, ये सब ग्रो होगा। पर एक बार उनकी ग्रोथ हो गई, जैसे उनकी हाइट फिक्स हो गई, उनके अंदर के सब बोन मेच्योर हो गए, एक एडल्ट बोन के इसमें फॉर्म में आ गए, तो वो सब एक बार का फिर वो फिक्स हो जाता है। वो एक क्या बोलते हैं, एक आपका सर्टेन एज तक प्रोसेस है वो, ठीक है ना, जब बाद में वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। चलिए अगले आते हैं रिप्रोडक्शन वाले पार्ट के ऊपर। रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो एन नॉन डिफाइनिंग फीचर। ये मल्टीसेलुलर में डिवीजन एंड प्रोपोगेशन और यूनिसेलुलर में ग्रोथ का एक वो रहता है। मल्टीसेलुलर में अपन डिवाइड करते हैं और प्रोपोगेट करते हैं, और यूनिसेलुलर में ये ग्रोथ का एक माध्यम रहता है, क्योंकि यूनिसेलुलर थोड़ी ना डिवाइड करके प्रोपोगेट कर सकते। यूनिसेलुलर एक ही सेल बनाएगा, उसका रिप्रोडक्शन यानी वो अपने साइज को बढ़ा रहा है, अपने इसकी ग्रोथ करा रहा है। नॉन डिफाइनिंग बिकॉज म्यूल, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमंस आर रिप्रोडक्टिव, नॉट रिप्रोडक्टिव बट ऑल्दो लिविंग। प्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग फीचर कहने का एक ही कारण था कि अपने पास एक म्यूल, एक वर्कर बी, आपकी इनफर्टाइल ह्यूमन, आपके जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, जो अपनी प्रोजेनी पैदा नहीं कर सकते, वो रिप्रोडक्शन के इसमें से बाहर निकल जाते हैं। परंतु वो इसका मतलब ये है नहीं कि अगर कोई आदमी, कोई इंसेक्ट, कोई म्यूल अगर वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता तो वो लिविंग नहीं, वो ऑफ कोर्स लिविंग है, वो ऑफ कोर्स एक लिविंग क्रीचर है।
परंतु वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए रिप्रोडक्शन को आप नॉन डिफाइनिंग फीचर कंसिडर करते हो, उसे डिफाइनिंग फीचर कंसिडर नहीं कर सकते। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, अब इसका ये भंवर समझिए, पूरा एक भंवर है, समझिए ना। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन in growth and development in multicellular is different than that of reproduction. अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूनिसेलुलर के पॉइंट ऑफ व्यू से दो अलग अलग चीज़ें रहती है। मल्टीसेलुलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग रहती है और आपका रिप्रोडक्शन अलग रहता है। उदाहरणवश हमें देख लीजिए, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, हमारा हाइट बढ़ती, हमारे वेट बढ़ते, हमारे बोन्स की साइज बढ़ती, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बदलता है एज के बाद। परंतु इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारे अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन होना है यानी नई प्रोजेनी का बन रहा। परंतु किसी इंसेक्ट्स में क्या होता है, यूनिसेलुलर में क्या होता है, ये सेल तो एक ही है, आगे एक और सेल बना नहीं सकते, तो इनकी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज सिनोनिमस टू दैट ऑफ द रिप्रोडक्शन। इस तरह से हमने ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। एक इसको समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या देखा। ग्रोथ इज अ नॉन डिफाइनिंग फीचर, it is a twin characteristics if increase in number and increase of mass growth in फिर उसके बाद growth in plant can be throughout, whereas in animal it discontinued, it is a certain age। फिर उसके बाद growth inside the body is a defining factor, whereas reproduction की बात करें, reproduction is also a non defining factor। रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉन डिफाइनिंग फैक्ट। नॉन डिफाइनिंग में क्या होगा, नॉट डिफाइनिंग क्यों है, नॉन डिफाइनिंग इसलिए क्योंकि अपन ने देखा था म्यूल जो हो गए आपके इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स जो हो गए, इनफर्टाइल मेल फीमेल दोनों वर्कर बीज जो हो गए, ये अपनी प्रोजेनी आगे नहीं बढ़ा सकते, इनमें कैपेबिलिटी नहीं है, क्यों, इस कारण से। परंतु वो लिविंग है, हम लोग उन्हें नॉन लिविंग नहीं बोल सकते क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, ये बोलना सरासर गलत होगा क्योंकि वो लिविंग है, वो बाकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाते हैं। अतः हम लोग इसलिए रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग फीचर में गिनते हैं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन और मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, देखिए कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मल्टीसेलुलर में क्या होता है, इट इज डिफरेंट। दस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मल्टीसेलुलर में इट इज डिफरेंट टू दैट ऑफ रिप्रोडक्शन, वेयरएज इन यूनिसेलुलर आर इट इज सिमिलर टू दैट, इट इज सेम एज रिप्रोडक्शन। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने next 2 characteristics, that is metabolism and consciousness। ठीक है ना। चलिए मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। क्या मतलब अपने देखा था, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है, नॉन लिविंग चीजें मेटाबॉलिज्म को नहीं दिखा सकती। इट अकर्स एसेंशियली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बट आल्सो कैन अकर इन लैब। मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनसाइड द सेल। ठीक है ना जी। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, दैट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल प्रोसेसेस इन द बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ये ठीक है ना जी, इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर। ठीक है ना, डिफाइनिंग फीचर है। दूसरे अपन बोलते हैं कि पहले अपने को लगता था कि ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही हो सकता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में, बाय नॉट टेलिंग ह्यूमन बींग्स, पार्डन मी, इन द सेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, परंतु इसको आप लैब में भी इंड्यूस कर सकते हैं अंडर कंडीशंस। फिर उसके बाद आगे आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या आता है, द अवेलेबिलिटी टू सी, सेंस एंड सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू इट इज नोन एज कॉन्शियसनेस। इट इज अ डिफाइनिंग फीचर। ठीक है ना, इट इज अ डिफाइनिंग फीचर। एग्जांपल, ह्यूमंस आर सेल्फ कॉन्शियस। ठीक है ना जी। ये कॉन्शियसनेस वाली जो क्वालिटी है, ये अपने ह्यूमंस में बहुत ही कॉन्शियसनेस की क्वालिटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। देखिए, ये हर किसी में पाई नहीं जाती है कॉन्शियसनेस। अपने आप को अपन सब जानवर, प्राणी, वाणी सब किसी ना किसी तरह से अपने आप को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है ना जी। तो अपन ने देख लिया कॉन्शियसनेस। अब देखते हैं इनका क्रक्स में देख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है, अकर्स क्या इन ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बट कैन ऑल्सो अकर इन द लैब। मेटाबॉलिज्म इज द सेलुलर प्रोसेस, इज अ डिफाइनिंग फीचर इन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल प्रोसेसेस इन आवर बॉडी, केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। व्हाट इज कॉन्शियसनेस, द एबिलिटी टू सी, सेंस एंड द सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू इट इज नोन एज इज कॉन्शियसनेस। डिफाइनिंग फीचर है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल, ह्यूमंस आर सेल्फ कॉन्शियस। आ गया, हो गया। अब आते हैं अगले स्लाइड की तरफ, जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने देखा था कि भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म में अनेक डाइवर्सिटीज है। अब पर इस डाइवर्सिटी को अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को इस सब डाइवर्सिटीज को अपने को
कैटेगराइज करना पड़ेगा बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो अपन इसके और अच्छे तरीके से अपन इसमें जांच कर पाए, इसकी खोज कर पाए, इन्हें अरेंज कर पाए फर्दर स्टडी के लिए, हम लोग इनके प्रॉपर्टीज को और अच्छे से जान पाए, जाने भी प्रॉपर्टीज को बेस बना के नवी और प्रॉपर्टीज को जान पाए। ठीक है ना जी। चलिए, तो होता क्या है कि द नंबर ऑफ स्पीशीज नोन, बायोडाइवर्सिटी क्या कहती है, द नंबर ऑफ स्पीशीज नोन एंड डिस्कवर्ड टिल नाउ इज 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है बिलियन, मिलियन, लाख, और इसमें कंफ्यूज करके आपको ये एमसीक्यू में गिरा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि द बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन वर्ल्ड टिल नाउ इज 1.7 मिलियन to 1.8 मिलियन स्पीशीज। बिलियन मत करके आ जाना। नॉमेनक्लेचर, अगर अपन नॉमेनक्लेचर की बात करें तो स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म, द स्टैंडर्डाइज मेथड, यहाँ मेथड होना चाहिए था, द स्टैंडर्डाइज मेथड फॉर नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म। केमिस्ट्री में भी देखा है हमने क्या होता है नॉमेनक्लेचर। किसी भी केमिकल कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड को नेम करने के लिए हम लोग नॉमेनक्लेचर का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से द स्टैंडर्डाइज वे ऑफ नेमिंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इट्स नॉमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन, असाइनिंग ए स्पेसिफिक नेम टू एन ऑर्गेनिज्म आफ्टर डिस्क्राइबिंग इट correctly is known as identification. That is assigning a specific name to an organism after describing correctly. कैसे, मैं एग्जांपल आपको ये समझाते हैं। ये क्या है, ये आपका समझो एक ऐसा 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 ये है, सलसल करते हुआ प्राणी जा रहा है, ब्राउन कलर रहते, हाँ। अब ये प्राणी मुझे लगता है कि ये सांप है, ये अर्थवर्म है, ये आपका कैटरपिलर है, ये वो बहुत सारे पैर वाला जानवर है, वो ऐसे 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 पैर वाले वो जानवर रहते, वो वाला जानवर हो सकता है। ठीक है ना, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो मैं इसको देखा, क्या ये वो है, नहीं। क्या ये अर्थवर्म है, नहीं। क्या ये स्नेक है, हो सकता है, स्नेक भी हो सकता है। ये क्या वो छोटे छोटे पैरों वाला जानवर है, क्या है वो जानवर का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या वो भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इसका पहले मैं इसको आइडेंटिफाई करूंगा ये क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, और फिर इसको नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। और इजी एग्जांपल ले लीजिए, ये एक बेबी है, ये एक बेबी है। बेबी पैदा होने के टाइम पे हम लोग बेबी को देखते हैं कि उसका जेंडर क्या है, क्या वो लड़का है, क्या वो लड़की है, ये अपन उसका आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद अपन उसको इसके नाम को स्पेसिफिक नाम असाइन करेंगे। एक बार उसको आइडेंटिफाई तो कर लो कि भैया वो आफ्टर डिस्क्राइब कर लो पूरी तरह से अच्छे से कि वो लड़का है कि लड़की है। डिस्क्राइब कर लिया, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन होगा, उसको एक नाम दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना इस पॉइंट को? ठीक है, करेक्टली। अब इंस्टीट्यूशंस फॉर असाइनिंग द नेम्स, अब इन सब नामकरण करने वाले, जैसे अब मैंने आपको वही लड़के वाला बच्चों वाला एग्जांपल कंटिन्यू करता हूँ कि होता क्या है घरों में, मतलब कॉमन कल्चर है ये कि जब बच्चे होते हैं तो बच्चों का नामकरण बुआएं करती है। बहुत सारी जगहों पे मदर फादर ही कर देते हैं, पर जनरली इट इज नामकरण का वो जो होता है वो बुआओं का मान रहता है। तो अब वो हो गई इंस्टीट्यूशन फॉर असाइनिंग द नेम्स। तो अब ऐसे इंस्टीट्यूशन जो नेम्स का असाइनिंग करते हैं वो है अपने इन ऑर्गेनिजम्स के लिए, ऑर्गेनिजम्स की भुआएं समझ लो। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर फॉर बॉटनी, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर फॉर जूलॉजी, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर फॉर वायरसेस, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ICNB, और इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स ICNC, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर इन कल्टिवेटेड प्लांट्स ICNC। आपको इन सब के फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, आपको इनकी शॉर्ट फॉर्म नहीं पूछेंगे। शॉर्ट फॉर्म कहाँ पूछेंगे भाई? शॉर्ट फॉर्म आदमी आसानी से बना लेगा, फुल फॉर्म पूछेंगे ICBN ICZN। ठीक है ना जी। आगे आते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। क्लासिफिकेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इन अ कन्वीनियंट कैटेगरी। इजी, वेरी इजी, कि अपने कन्वीनियंस के लिए अपन उसको कैटेगरी में बांट देते हैं। जैसे कि अपन ने वो बच्चे वाला एग्जांपल लिया था, अपनी कन्वीनियंस उसको पहचानने में, उसको आगे की लाइफ में उसको कन्वीनियंस रहे, उसके आगे की लाइफ प्रोसेसेस में कि वो लड़का है कि लड़की है, उसके अलग अलग जैसे भी प्रोडक्शन ये वो सब प्रोसेसेस में उसको आसानी हो, तो उसके कन्वीनियंस के लिए अपन उसको कैटेगरी में बांट देते हैं, क्या ये लड़का है क्या ये लड़की है। तो ये कैटेगरी हो गई। तो वो नवजात शिशु को अपन ने कैटेगरी में बांट दिया। वैसे ही अपन एक ऑर्गेनिज्म को कैटेगरीज में बांट देते हैं, क्या ये प्लांट
प्लांट है क्या, ये एनिमल है क्या, ये आपका प्लांट के कौन सी फैमिली, कौन से स्पीशीज, कौन सी फैमिली, कौन से क्लास, कौन सा ग्रुप, ये सब अलग अलग कैटेगरीज में अपन बांट देते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। तो अपन इसको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन इजीली स्टडी कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। क्योंकि अगर आपने एक फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स याद रख लिए तो आप अनुमान अनुमान पूरे एक स्पीशीज के कैरेक्टरिस्टिक याद रख सकते हैं। हाँ, थोड़े बहुत बदलाव तो जरूर रहेंगे, जैसे कि कैट और टाइगर, ये सब अटैक टाइगर, ये सब कैसे ये एक ही इसके आते हैं, ठीक है ना जी, पर फैमिली के, पर इनके बेसिक बेसिक थोड़े से फर्क रहते हैं, ठीक है ना जी, बस थोड़े फर्क रहते हैं, पर ओवरऑल इनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे ही होते हैं। इसलिए अपन उसको क्लासिफिकेशन करते हैं कि अपन अपने कन्वीनियंस के लिए, इजी लर्निंग के लिए अपन अब इसका क्रक्स देख, ये एक पॉइंट है गया। हाँ, टैक्सोनॉमी में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि फाउंडर, फर्स्ट फादर और फादर कौन है। तो फाउंडर और फर्स्ट फादर आपके सर एरिस्टोटल थे। कौन थे? फाउंडर या फर्स्ट फादर। एमसीक्यू में ये लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। एरिस्टोटल थे। वेरएज फादर पूरे टैक्सोनॉमी के करंट फादर कौन है? लिनस सर लिनस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्रक्स देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है? नंबर ऑफ स्पीशीज नोन टिल नाउ इज 1.7 to 1.8 million species. Nomenclature, the standardized method of naming an organism is nomenclature. Identification, the process of assigning name to an organism after it is described correctly is known as identification. Institute, ICBN, International Code for Botanical Nomenclature. ICZN, International Code for Zoological Nomenclature. ICVR, Viral ICVN, International Code for Viral Nomenclature. फिर उसके बाद इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर इन बैक्टीरियोलॉजी ICNB, और उसके बाद इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर इन कल्टिवेटेड प्लांट ICNC, ठीक है ना जी। क्लासिफिकेशन, classification, the process in which any organism is grouped for convenience. टैक्सोनॉमी के फर्स्ट फादर, फाउंडिंग फादर, फर्स्ट फादर या फाउंडर कौन थे? एरिस्टोटल। और आपके करंट फादर कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिनस। फर्स्ट फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्या रहेगा? एरिस्टोटल। फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी एरिस्टोटल, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर आप लोग देखिए क्लासिफिकेशन, अब अपन ने ये क्लासिफिकेशन जो है, हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिस्टम गिवन बाय लिनस, इसलिए उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। सबसे छोटा सिस्टम ये रहता है, सबसे छोटा आपका ये पग रहता है। आप इससे फिर पद रहता है, इससे प्रमोट होते 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 जाते हैं आप किंगडम तक। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इस प्रकार से स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। स्पीशीज, जीनस, अपना स्पीशीज, जीनस, फैमिली, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम, ठीक है ना जी। अब देखते हैं स्पीशीज। A group of individuals which are similar fundamentally are known as species. Cannot be bred with different species. Basic unit of classification. Lowest category. Panthera leopardus leopard. Genus. A group of a species with similar a group of species with similar characteristics is known as genus. फिर इसके बाद there can be monotypic genus, या एक ही species है उसमें, और there can be polytypic genus. देयर मोर देन वन स्पीशीज, ठीक है ना। जीनस के दो प्रकार हो गए ये, ठीक है ना, मोनोटोपिक और पॉलीटिपिक। फिर उसके बाद फैमिली, अ ग्रुप ऑफ इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर टाइप ऑफ जीनस इज नोन एज अ फैमिली। व्हाट इज फैमिली? अ ग्रुप ऑफ क्लास, अ ग्रुप ऑफ नहीं, हाँ बराबर जा रहे, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेंडर, मैंने उसको क्लास पढ़ दिया पार्डन में।
A group of close related genera is known as a family. A group of close related genera is known as family. It is characterized by vegetative reproductive feature. It is characterized by the vegetative reproductive feature. एनिमल को अपन सी से, प्लांट्स को अपन सी ए ई से रेफर करते हैं और एनिमल्स को अपन आई डी ए ई से रेफर करते हैं. ये इनके प्रीफिक्स है. स्मॉलेस्ट कैटेगरी, मेजर कैटेगरी. इट इज द स्मॉलेस्ट मेजर कैटेगरी फैमिली. ठीक है ना जी. आपका जैसे आपका आई डी ई, आपके सी लिलिएसी, पॉलीएसी, ये जो आपने आपके मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में देखे होंगे, तो ये प्लांट के फैमिली से आते हैं. उसमें ए सी जिसमें आ गया ए सी ए ई आखिरी में, तो वो फैमिली रहती है, प्लांट फैमिली को आपके वर्णन करते हैं. फिर उसके बाद अगला क्या आता है? अगला आता है क्लास. अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर इज नोन एज क्लास. मैमल्स, प्रिज्माटा एंड कार्निवोरा. अब आते हैं आखिरी फाइलम. अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लासेस विद इन क्लासेस इज नोन एज फाइलम एंडिंग विथ डाटा. क्रोटेटा, यूक्रोटेटा, नोटोक्रोटेटा, सिफाइलोक्वाड्रेट्स, ये सब. ठीक है ना जी. तो अपन इसका एक रिवीजन ले लेते हैं, शॉर्ट समरी ले लेते हैं. हमने देखा लिनस द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन किस प्रकार था. पहले आता है स्पीशीज, फिर जिन्नस, फिर स्पीशीज, जिन्नस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम. स्पीशीज क्या है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. स्पीशीज क्या है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. अ ग्रुप ऑफ individuals with similar characteristics is known as species. It is the smallest unit of classification. Genus क्या है? A genus is a group of species, close related species is known as genus. फिर उसके बाद क्या है? मोनोटोपिक और पॉलीटिपिक दो हो सकते हैं. ठीक है ना जी. मोनोटिपिक जिसमें एक ही स्पीशीज हो, पॉलीटिपिक जिसमें दो से ज्यादा स्पीशीज हो. ठीक है ना जी. एक से ज्यादा स्पीशीज, पार्डन में. फैमिली क्या रहती है? ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड, आपके क्लोज रिलेटेड स्पीशीज इज नोन एज जिनस इज नोन एज फैमिली. फिर आप इसको कैसे रेफर करते हैं? आप इसको रेफर करते हैं कि भाई प्लांट को सी ए ई और एनिमल को आई डी ए ई, ये आपके प्रीफिक्सेस रहते हैं. ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड फैमिलीज इज नोन एज ऑर्डर. क्लास, अ ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड ऑर्डर इज नोन एज क्लास. फाइलम और डिवीजन, अ ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड क्लास इज नोन एज फाइलम. इट एंड्स विद डाटा. एंड किंगडम सबसे बड़ा. अब आपको पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि सबसे ज्यादा आपके डिफरेंसेस ऊपर से नीचे आने में रहते हैं, ऐसे ऊपर से नीचे आने में या नीचे से ऊपर जाने में. तो करेक्ट आंसर रहेगा नीचे से ऊपर. आप जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ डिफरेंसेस कैरेक्टरिस्टिक्स में बढ़ते जाएंगे. ठीक है ना जी. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली स्लाइड की तरफ. दैट इज टैक्सोनॉमिकल एड्स. हम चैप्टर के आखिरी हिस्से में आ गए हैं. जल्दी से इसको टैक्सोनॉमिकल एड्स के इस पार्ट को खत्म कर देते हैं. ठीक है ना जी. चलिए अगर हम देखें टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में. टैक्सोनॉमिकल एड्स प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन और लिटरेचर. प्रिजर्वेशन यानी मरी हुई चीज़ों का प्रिजर्व करना. कंजर्वेशन यानी संरक्षण करना. और लिटरेचर यानी आपका थियोरी मटेरियल. कैसा? प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, लिटरेचर. प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, लिटरेचर. प्रिजर्वेशन यानी कि इसमें क्या आएगा? हर्बेरियम शीट और आपके म्यूजियम. फिर उसके बाद कंजर्वेशन में क्या आएगा? नेशनल पार्क, बोटेनिकल गार्डन्स. लिटरेचर में फ्लोरा, फौना की कपलेट्स, ये सब. ठीक है ना जी. अब देखते हैं हर्बेरियम शीट के बारे में. हर्बेरियम शीट क्या रहते हैं? इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ collected plant. What is herbarium sheath? Herbarium sheath is actually a storehouse of collected plant specimen collected in a herbarium sheath. Plant specimens are dried, pressed and pinned in it. यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड से अरेंज किया जाता है. बेंथम हुकर के सिस्टम से इन्हें अरेंज किया जाता है. एक क्या आप कहना चाह रहा है? ये एक स्टोर हाउस रहता है. जैसे कि आपकी कपाट में अब आपकी फाइल्स रखते हैं. फर्स्ट के आपके मार्कशीट, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये वो आपके घर के कागजात, आपके किसी दुकानों के कागजात, आपके गाड़ी के लाइसेंस, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आरटीओ के चालान वालान, सब आप एक जगह पे रखते हैं. ठीक है ना जी. इट इज अ स्टोर हाउस. ये सब चीज़ों का वो स्टोर करता है आपका कपाट. तो वैसे भी हर्बेरियम क्या रहता है? प्लांट्स के स्पेसिमन को स्टोर करता है.
या इसका और बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हाँ, इसका और बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है फोटो एल्बम। फोटो एल्बम में क्या होता है? फोटो एल्बम में अपन अपने फोटो वो अपन नहीं रहते, वो अपने स्पेसिमेंस के अपने फोटोज रहते हैं, वो अपने फोटोज को स्टोर करता है। अपन उसको ड्राई करते हैं, पिन करते हैं और फिर अपन स्टैक पिन कर देते हैं उसको फोटो एल्बम में, उस फोटो को स्टिक कर देते हैं। तो उसी प्रकार से प्लांट के स्पेसिमेन को लिया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है, उसको आपके प्रेस किया जाता है, चपटा कर दिया जाता है, उसको पिन कर दिया जाता है, ठीक है ना जी। प्लांट स्पेसिमेन रहते हैं उसमें। ये अरेंजमेंट इनका बहुत ही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड विच इज नोन एज द बेंथम हुकर के सिस्टम से किया जाता है। अब एक हर्बेरियम शीट का जनरल फॉर्मेट आप देखें तो हर्बेरियम शीट के सबसे ऊपर पाएंगे पहले लोकल नेम, फिर साइंटिफिक नेम, फिर फैमिली नेम और फिर आपका नाम यानी कलेक्टर का नाम, ठीक है ना जी। ये सब एक बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगी हर्बेरियम शीट की। ये क्या फॉर्मेट है इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, बेसिकली हर्बेरियम शीट पे ही हर्बेरियम शीट पे क्वेश्चन आएगा। मतलब अगर आया तो ऐसा आ सकता है कि हर्बेरियम शीट में ड्राई प्रेस प्रिजर्व इस पे आ सकता है, बेंथम हुकर पे आ सकता है, फिर उसके बाद ये एग्जांपल उस पे आ सकता है, आके भी यहाँ से आएगा। नहीं तो आपको वो टेबल, आपको एक टेबल रहेगा एक, वो आखिरी में बताएंगे हम आपको टेबल, एक सेकेंड, वो टेबल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपके फैमिलीज वाले टेबल के ऊपर, ठीक है ना जी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, बॉटनिकल गार्डन के ऊपर। बॉटनिकल गार्डन इज अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, फिर उसके बाद ग्रोन फॉर स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन विद द फैमिली एंड साइंटिफिक नेम। क्यू गार्डन इन लंडन एंड इंडियन बोटेनिकल गार्डन इन हावड़ा बंगाल, ठीक है ना जी। बोटेनिकल गार्डन क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, यानी एक बहुत बड़ी जमीन के टुकड़े ऊपर अलग अलग प्रकार के प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। फिर उसके बाद द साइंटिफिक नेम, द लोकल नेम एंड देयर फैमिली एक्सेट्रा इंफॉर्मेशन इज गिवन। इट इज ग्रोन फॉर स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस। द रिनाउंड बोटेनिकल गार्डन दुनिया भर में से एक है क्यू गार्डन फ्रॉम लंदन, इट इज इन वेल्स, और आपका एक है आपका IBG यानी इंडियन बोटेनिकल गार्डन इन हावड़ा कोलकाता। अगला आता है लास्ट पार्ट, जूलॉजिकल पार्ट्स का। जूलॉजिकल पार्क XT2 का एक कंजर्वेशन है। अगर आप करंटली 12th या रिपीटर में, आपको पता है XT2 इंस्टीट्यूट क्या है। XT2 क्या है कि आप जानवर को अपने साथ लेके जा रहे हैं कि चल भाई मैं तेरी रक्षा करता हूँ, और आप उसको साथ में लेके जा रहे हैं कि चल तू मेरे साथ चल, मैं तेरी रक्षा करूंगा। और आप उस और इन सीटू क्या रहता है, आप जानवर के आजू बाजू वो कर दे रहे हैं, सीमा कर दे रहे हैं उसको, आजू बाजू से सब उसको कंपाउंड वॉल बना के सब सुविधा उसके पास ला रहे हैं, वो है इन सीटू। XT2 यानी आप जानवर को ही अपने साथ ले जा रहे हैं। जूलॉजिकल पार्क, द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर व्हिच enables us to learn about their food habits and behavior. All the animals and zoo are protected as far as possible. The conditions are similar to the natural habitats. Children love visiting. हाँ ये ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, की बात करते हैं। की इज अ लिटरेचर। अब ये लिटरेचरल वाले पार्ट में आ गए अपन, ठीक है ना जी। लिटरेचर वाले पार्ट में आ गए। हाँ, एक पार्ट जो मेरे हिसाब से रह चुका है लिटर की से भी पहले, वो है म्यूजियम वाला पार्ट। म्यूजियम वाला स्लाइड नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ म्यूजियम में क्या होता है। म्यूजियम में क्या होता है, देखिए म्यूजियम क्या है, ये आपके एनिमल्स के लिए रहता है। द एनिमल्स में क्या होता है, दे आर किल्ड, स्टफ्ड, पिंड, इस प्रकार से उन्हें प्रिजर्व किया जाता है। यह है म्यूजियम वाला पार्ट, ठीक है ना। की पे आते हैं। की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन। लिटरेचर फॉर्म ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड है, आइडेंटिफिकेशन फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड द डिसिमिलैरिटीज। इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर नोन एज इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट, यानी दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स रहेंगे, उनके जोड़े को आप क्या कहते हैं, हमेशा जोड़े को आप कपलेट ही कहते हैं, तो उसमें भी कपलेट कहेंगे। हिंदी में कपलेट को क्या कहते हैं, दोहे। दोहों के फॉर्म में रहेंगे वो। दोहे मतलब कबीरदास जी के दोहे थोड़ा ना रहेंगे कि भाषा वैसी नहीं रहेंगी। दोहे मतलब दोहे यानी दो लाइनों के वो रहते हैं, ठीक है ना जी। जैसे भगवान का 40 रहता है तो 40
पंक्तियों में वो संक्षिप्त रहता है, इसलिए उसको चालीसा बोलते हैं। वैसे ही दो है यानी दो पंक्तियों में, वैसे कपलेट भी कैसे दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पेयर में वो कपलेट कहते हैं, ठीक है ना जी। ईच स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड अ लीड। सेपरेट टैक्सोनॉमिकल कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी सच एज फैमिली, जेंडर, स्पेसिफिक। यानी हर एक कैटेगरी कपलेट में का हर एक स्टेटमेंट को आप क्या कहते हैं, की के हर एक स्टेटमेंट को आप कहते हैं लीड। की के हर एक स्टेटमेंट को आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, क्या कहते हैं, कपलेट लीड, कपलेट लीड की, फिर उसके बाद लॉग, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर रहना चाहिए की में के हर एक स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं, कपलेट नहीं बोलते। कपलेट पैर को बोलते हैं यानी जोड़े को बोलते हैं, ठीक, दोहों को बोलते हैं उसमें के, ठीक है ना जी। अगला ये आता है कि सेपरेट टैक्सोनॉमिकल कीज आर रिक्वायर्ड फॉर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज सच एज फैमिली, जिनस, स्पीशीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। मैंने बताया लिटरेचरल फॉर्म ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड है। लास्ट पार्ट अब जो हमारा बच चुका था, हमारे स्लाइड्स में नहीं था, वो था ऑर्गेनिज्म विद द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। अगर आप मैन देखें, उसका बायोलॉजिकल नेम है होमो सैपियन, उसका जीनस है होमो, फैमिली है होमोडे। ये देखिए हमने आपको बताया था कि आपके एनिमल्स केस में IDAE ऐसा आता है, ये देखिए ऐसा। फिर उसके बाद इसका ऑर्डर है प्राइमाटा, इसकी ऑर्डर है प्राइमाटा, इसकी क्लास है मैमेलिया और इसका फाइलम है क्रोडेटा। उसी प्रकार से हॉर्सफ्लाई, ये पूछा जाता है। मस्का डोमेस्टिका, मस्का इसकी फैमिली, मस्कीडे इसकी आपका फैमिली, जिनस इसका मस्का, फैमिली इसकी मस्कीडे, ऑर्डर इसका डिप्टेरा, क्लास इसका इंसेक्टा और फाइलम डिवीजन ऑर्थोपोडा। आपको एनिमल किंगडम अगर आपको हुआ है तो आपको पता है कि डिवीजन और फाइलम डिवीजन का क्या महत्व है। मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नाम है। मैग्नीफेरा इसकी फैमिली, जीनस का नाम है। अनार्सिडे इसकी फैमिली का नाम है। स्नैपनिडेल्स इसके ऑर्डर का नाम है। डाइकोटिलेडॉन है ये, मोनोकोटिलेडॉन, डाइकोटिलेडॉन, और ये एंजियोस्पर्म इन नेचर है। वीट भी क्या है, ट्राइकम एस्टिवम। ट्राइकम इसकी जीनस का नाम है। पोएसी इसके फैमिली का नाम है। देखिए हमने आपको बताया था कि प्लांट्स के CEAE आखिरी में CEAE आता है, ठीक है ना जी। एनार्सिडेल्स पोएसी, स्नैपनिडेल्स पोल्स, इसमें क्या होता है, इसमें एल्स आता है आखिरी में, ठीक है ना जी। ये क्या है रखिए, ये डाइकोटिलेडॉन रहता है, वेराज आपका गेहूं जो होता है मोनोकोटिलेडॉन रहता है। ये एंजियोस्पर्म, दोनों एंजियोस्पर्म रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने हमारा चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड संपन्न कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।